Hello students, I am Sri Harshita Rizwani from HRNC Law Studies. Today we would be continuing chapter Federalism for Standard 10 student NCERT, right? तो हमने लास्ट ये पढ़ा था कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यस, बट कैसे इंडिया में ऐसी कौन कौन से फीचर्स है जिससे वो फेडरल बनती, राइट? आज अपन पढ़ेंगे हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, कोई भी कंट्री में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होगा। अब आप बोलोगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करेंगे तो फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो जाएगा। यस, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स से होता है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है, वो सिर्फ लिखने से कंट्री फेडरल नहीं हो जाती। कंट्री का एक स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम होता है, उसकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसी, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जरूरी है एक कंट्री को फेडरलिज्म बनाने के लिए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं। समझो बात, कोई भी कंट्री को फेडरल बनाने के लिए उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे प्रोविजन ऐड करना जरूरी है, नेसेसरी है, बट ये सफिशिएंट नहीं। सफिशिएंट मतलब पूरा नहीं होगा, और भी कुछ करना पड़ेगा। If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because that it is stated in constitution. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. मतलब इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेसफुल हुआ है सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके रिलेटेड प्रोविजन है, क्योंकि हमारे इंडिया के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के कारण। मतलब कोई भी कंट्री को फेडरल बनाने के लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बना दो, सिर्फ इतना करो, उतना सफिशिएंट नहीं है। ये सफिशिएंट नहीं है, क्लियर? ये डिपेंड करता है कोई कंट्री फेडरल है कि नहीं उस कंट्री के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। इंडिया अगर एक फेडरल कंट्री है तो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे रूल्स लिखे, कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे रूल्स लिखे हुए, बट ऑल्सो इंडिया का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के कारण भी इंडिया एक फेडरल कंट्री है। दिस एंश्योर द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर became shared idea in our country. देखो, अब अपन कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज व्हाट इन द वे इट हैपेंड। मतलब इंडिया का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स किस तरह से चला जिससे इंडिया एक फेडरल कंट्री बन पाई और दूसरी कंट्रीज बन पाएंगी। तो फर्स्ट है लिंग्विस्टिक स्टेट। आप सबको पता होगा कि पहले जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम इंडिया का मैप बहुत डिफरेंट था और अभी बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है, राइट? पहले हर स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड नहीं किया था, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोग डिमांड करने लगे कि हमको लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए, कि हमारे लिंग्विस्ट सपोज गुजरात, तो महा गुजरात मूवमेंट चालू हुआ था। पहले गुजरात महाराष्ट्र के साथ था, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक स्टेट थे, फिर महा गुजरात मूवमेंट चालू हुआ जिससे गुजरात एक सेपरेट लिंग्विस्टिक स्टेट बना। ऐसे काफी दूसरे स्टेट है जो बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ प्रोटेस्ट या कुछ मतलब डिमांड के कारण हुए। तो इनिशियली गवर्नमेंट ये चीज को रेसिस्ट कर रही थी कि अगर हम लोग हर स्टेट का हर लैंग्वेज का अलग स्टेट बना देंगे तो इंडिया की यूनिटी नहीं मेंटेन रहेगी और बंटवारा और हो जाएगा, पार्टीशन में भी डबल पार्टीशन हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने से ज्यादा यूनिटी मेंटेन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो पाता है और जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है वो अलाइव रहता है, जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है वो अलाइव रहता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है लिंग्विस्टिक स्टेट का। मैं एक बार समझा रही हूँ, अच्छे से देखना। तो देखो, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। इंडिया में कोई भी कंट्री में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, कोई भी कंट्री के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सबसे पहला टेस्ट है लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना। ठीक है, इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, अब 1947 का पॉलिटिकल मैप देखोगे और 2013 का, तो आपको वाइड डिफरेंस दिखेगा। आपकी बुक में ही बताया हुआ है, 18 नंबर पेज पे बॉटम पे जो मैप है वो 1947 का मैप है, एंड 19 नंबर पेज पे बॉटम पे जो मैप है वो 2013 का पॉलिटिकल मैप है। आपको क्लियरली बहुत सारी डिफरेंसेस दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कोई पुराने स्टेट हट गए और कोई न्यू स्टेट्स आ गए, बहुत चेंजेस आए। ठीक है, 1947 में the boundaries of several old states of India were changed in order to create new state. This was done to ensure that people who speak the same language living in same state, मतलब ऐसा वो ट्राई कर रहे थे कि जो लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं वो एक ही जगह रहे। ठीक है, the people that speak the same language वो एक ही जगह रहे। ठीक है, मतलब अब फेडरलिज्म का कंसेप्ट भी तो है कि फेडरलिज्म मतलब जितने भी डाइवर्सिटीज है कंट्री में उन सबको साथ में लेके चलो। ठीक है, some states were created not on the basis of language but also to recognize difference based on culture,
एथनिसिटी, ज्योग्राफी, कोई कोई सारे स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाए थे, कोई कोई स्टेट उस जगह की ज्योग्राफी, उस जगह की एथनिसिटी, उन लोगों का कल्चर देख के भी बनाए थे। जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं थे, लेकिन वहां के पीपल का एथनिक कंपोजिशन, कल्चर, ये सब देख के बनाए गए थे। अब जैसे ही डिमांड स्टार्ट हुई कि हमको स्टेट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अवर लैंग्वेज, तो कुछ रीजनल लीडर्स को डर लगा कि अगर हम सबको अपनी लैंग्वेज का स्टेट दे देंगे तो पूरी कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। डिसइंटीग्रेट मतलब बिखर जाएगी। काफी लीडर्स को ये डर लगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज को काफी टाइम तक रेजिस्ट करने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के थ्रू उनको पता चला कि अगर लिंग्विस्टिक स्टेट बनाएंगे तो एक्चुअली कंट्री डिसइंटीग्रेट नहीं होगी और ज्यादा यूनाइटेड हो जाएगी, ठीक है, और इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंट्री का सेक्युलर कंट्री बनने के लिए लिंग्विस्टिक स्टेट का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इंडिया में, कंट्री में जो पहला स्टेप था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, पहला टेस्ट था वो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना ही था। आप देख सकते हो जो मैप है इंडिया का 1947 का 2013 का वाइड डिफरेंस है। काफी स्टेट हट गए, काफी न्यू स्टेट आ गए, ठीक है। सो बेसिकली जब स्टेट फॉर्मेशन हो रहा था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन था, जब स्टेट्स बनाया था तो काफी स्टेट लैंग्वेज बेसिस पे भी बने थे कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं उनको एक साथ ग्रुप कर दो, और काफी स्टेट्स बने थे ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी और वहां का कल्चर, वहां की ज्योग्राफी के हिसाब से, जैसे झारखंड, ठीक है, ये सारी चीजें होंगे, ओके। अब धीरे धीरे अलग अलग स्टेट ने डिमांड, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल ने डिमांड करने लगे कि हमको हमारी लैंग्वेज का स्टेट चाहिए। ये बात से सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा डर गई। उनको लगा कि हम अगर हर लैंग्वेज बोलने वाले को अलग स्टेट दे देंगे तो इंडिया तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो काफी टाइम तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात को रेजिस्ट करने की कोशिश की कि ऐसा नहीं करते, लेकिन बाय एक्सपीरियंस धीरे धीरे उनको ये बात रियलाइज हुई कि ये करना जरूरी है, इससे ज्यादा यूनिटी आएगी और ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कंप्लीट। सेकंड है लैंग्वेज पॉलिसी। पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में देखो क्या हुआ। अब अपन सबको पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। अपने इंडिया में अराउंड 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है और मेनी, कितनी मैं नंबर बताऊंगी, अनशेड्यूल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब शेड्यूल्ड लैंग्वेज मतलब जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइजेशन मिला है, एंड अदर देन दैट भी कितनी लैंग्वेजेस है, राइट। सो इंडिया में कोई भी लैंग्वेज को एक वो नहीं दे रही कि ये लैंग्वेज बोली जाएगी। हर ग्रुप ऑफ पीपल की अलग अलग लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करा गया। अनलाइक श्रीलंका, आपको पता है श्रीलंका में जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको उनकी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा डिसरिगार्ड किया जाता था और कंसिडरेशन नहीं दिया जाता था। इस वजह से तो वहां पे सिविल वॉर हुआ। तो हर इंसान अपनी लैंग्वेज के टुवर्ड्स बहुत सेंसिटिव होता है, राइट। सो व्हेन यू लिव इन अ कंट्री दैट हैज वेरियस लैंग्वेजेस, आपको एक लैंग्वेज को ऊपर रख के बाकी लैंग्वेज को नीचे नहीं गिरा सकते, ठीक है। तो यही कंसेप्ट इंडिया में भी फॉलो हुआ। कैसे फॉलो हुआ समझते, ठीक है। देखो, तो जो सेकंड टेस्ट था ना इंडिया की फेडरलिज्म का, वो लैंग्वेज था। पहला टेस्ट कौन सा था इंडिया की फेडरलिज्म का? लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना। सेकंड लैंग्वेज था। Our constitution did not give status of national language to any language। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर कर दिया गया, अनलाइक श्रीलंका, राइट। Hindi was identified an official language, but Hindi is the mother tongue of only 40% of Indian। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज दी है, लेकिन पूरे इंडिया में सिर्फ 40% लोग ऐसे जिनका मदर टंग हिंदी है। हम नॉर्मली इंडिया हिंदी ना, ओनली 40% पीपल ऐसे जिनका मदर टंग हिंदी है, ठीक है। Therefore, there are many safeguards to protect the other language। तो obviously बाकी के लोगों का क्या, जो 60% पीपल है जिनकी मदर टंग हिंदी नहीं है तो उनकी कोई और लैंग्वेज होगी, तो उनकी लैंग्वेज को भी सेफगार्ड करने का जवाबदारी है। That too we need to consider ना। Okay. Beside Hindi, there are 21 other languages recognized by scheduled language by the Constitution। मतलब बेसिकली हिंदी के अलावा 21 और दूसरी लैंग्वेज है जो शेड्यूल लैंग्वेज मानी जाती है। मतलब टोटल कितनी लैंग्वेज हुई शेड्यूल? 21 अदर और एक हिंदी, हिंदी के मिला के 22 लैंग्वेज है जो शेड्यूल लैंग्वेज मानी जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। Candidate in the examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of the language। मतलब अगर किसी भी
कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन के लिए कोई एग्जामिनेशन देनी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पोस्ट के लिए एग्जाम देनी है, तो वो 22 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है। ठीक है, ये 22 ऐसी शेड्यूल लैंग्वेज जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन के लिए आपको एग्जाम देना है तो 22 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। ओके, अब स्टेट का क्या होता है? स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, मेनी अदर, ठीक है, बंगाली, हर स्टेट की अपनी डिफरेंट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न स्टेट। आपने देखा होगा कि उस स्टेट में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, गवर्नमेंट वर्क भी उसी लैंग्वेज में, जैसे अपन गुजरात में, सो काफी अपने गुजरात गवर्नमेंट जो गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट्स है वो दे डू दे ऑफिशियल वर्क इन गुजराती लैंग्वेज। ठीक है, सो इस पे कोई पाबंदी नहीं है। तो यही तो पॉइंट है कि सेक्युलर इंडिया, दैट एवरी लैंग्वेज इज गिवन कंसिडरेशन। ठीक है, तो यही बात पूरी हमने देखा होगा, काफी जगह अपनी स्टेट लैंग्वेज को बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन वो देते हैं, दैट इज टोटली अलाउड, राइट? Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very caution attitude in spreading the use of Hindi. मतलब श्रीलंका गवर्नमेंट की तरह नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने काफी ध्यान रखा हिंदी का यूज कैसे स्प्रेड करना है उस चीज के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965। अब ऐसा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सब बोला कि 1965 को से अब इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह नहीं यूज करेंगे। कब से? 1965 की इंग्लिश अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ब्रिटिशर्स गए, अब इंग्लिश भी हम नहीं यूज करेंगे। लेकिन however many of the non हिंदी स्पीकिंग स्टेट, काफी ऐसे स्टेट्स है जो हिंदी बोल ही नहीं सकते थे, ठीक है, साउथ, राइट, नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स थे, दे डिमांडेड कि यूज ऑफ इंग्लिश को आप कंटिन्यू रखो, इंग्लिश का यूसेज स्टॉप मत करो, ऐसा उन्होंने डिमांड किया। इन तमिलनाडु द मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। तमिलनाडु में तो ये चीज बहुत वायलेंट होगी कि ऐसे कैसे आप इंग्लिश बैन कर सकते हो, मतलब बैन का इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज वो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है। ठीक है, आपको पता है साउथ इंडियंस मतलब वहां पे हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। The central government responded by agreeing to continue the use of English language along with the Hindi for official purpose. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज देखी कि अगर हम लोग नहीं इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे तो हमारी कंट्री में यूनिटी नहीं मेंटेन रहेगी, जो क्योंकि ऑब्वियसली इतना रिवॉल्ट हो रहा था, इतना वायलेंस हो रहा था, तो वो चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, अलॉन्ग विद हिंदी इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज आएगी, इसलिए हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों है, राइट? Many critics think that this solution favored the English speaking elite. काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि ये सोल्यूशन लाने से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंग्लिश बोलने वाले क्राउड है उसको फेवर किया। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का जो हिंदी प्रमोशन है, मतलब हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना हमेशा से मेन टारगेट था। Promotion does not mean that central government can impose Hindi on state where people speak a different language. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट कर रही है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूसरे स्टेट को कंपलसरी बोले कि आप तो अपनी लैंग्वेज यूज ही नहीं कर सकते, कि आप गुजरात में आके नहीं बोलेंगे, गुजराती कैसे बोल रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड, हिंदी बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है मतलब अपने यहाँ पे इंडिया में। ओके, The flexibility shown by Indian political leader helped our country avoid any kind of situation that occur in Sri Lanka. मतलब जिस तरह का एटीट्यूड इंडिया की गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट की कि हाँ आप अपनी अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो एंड कीपिंग देयर बेस स्ट्रॉन्ग, राइट? तो उससे क्या हुआ, श्रीलंका में जैसा सिचुएशन हुआ वैसा नहीं है। श्रीलंका में जो तमिल श्रीलंकन थे, तमिल लैंग्वेज बिल्कुल रिकॉग्नाइज होती थी, सिन्हाला लैंग्वेज रिकॉग्नाइज होती थी एंड दूसरी लैंग्वेज को मतलब अंडरमाइन किया जाता था। ठीक है, सो ये चीज को नहीं हो, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट किया। ठीक है, तो जो सेकेंड टेस्ट है फेडरलिज्म का, लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज होने के बावजूद हर लैंग्वेज को कंसिडरेशन दिया जाता है। इनफैक्ट इंग्लिश को यूज ऑफ इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज जो 1965 में बैन होने वाला था, लेकिन जब कुछ नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल ने इस बारे में प्रॉब्लम उठाई, मतलब उन्होंने बोला कि नहीं चलेगा या उसके लिए कुछ वायलेंस हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि ओके, हिंदी एंड इंग्लिश वुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब इन शॉर्ट इन एनी वे इंडिया की यूनिटी डिसइंटीग्रेट खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट करके बहुत सिविल वॉर की सिचुएशन को अवॉइड करते करते फेडरलिज्म का कंसेप्ट इंडिया आगे लेके गए। ठीक है, सो सेकेंड इज फेडरलिज्म, थर्ड इज सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन।
अब कोई भी कंट्री को फेडरलिज्म होने के लिए स्टेट और सेंट्रल के रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर सेंट्रल अलग अलग स्टेट पे सिर्फ अपना अथॉरिटी जमाता रहे और उनकी सुने ही नहीं, उनको पावर ही नहीं दे, तो कभी भी फेडरलिज्म चलेगा नहीं। फेडरलिज्म का तो मतलब ये होता है कि हर स्टेट अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट चलती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एनीवे सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, तो restructuring the central and state relation is one of the main view for federalism। मतलब सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप को रिस्ट्रक्चर करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म कंसेप्ट के लिए। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड ऑन लार्ज एक्सटेंट on how the ruling parties and leader follow this arrangement. For a long time, the same party ruled both the central and in most of the state. This means the state government did not exercise their right in autonomous federal unit. काफी टाइम तक ऐसा होता था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट वो सेंट्रल पे भी रूल कर रही, स्टेट के पे भी रूल कर रही, और स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर ऑटोनॉमसली नहीं यूज कर पाते थे। ठीक है, एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी ऑफ द स्टेट वाज डिफरेंट, द पार्टी दैट रूल्ड द सेंट्रल एंड अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट। अब जब ऐसा होता था कि स्टेट में दूसरी पार्टी रूल कर रही है और सेंटर में दूसरी पार्टी रूल कर रही है, तो जो सेंटर है वो स्टेट को अंडरमाइन कर देते उनकी पावर को। ठीक है, उनको नहीं पावर्स देते थे। In those days, central government would often misuse the constitution to dismiss a state government that was controlled by a rival party। और इससे फेडरलिज्म का स्पिरिट डैमेज होने लगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक पार्टी को बिलोंग करता है और स्टेट गवर्नमेंट कोई और पार्टी को बिलोंग करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को मिसयूज करते थे और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी अंडरमाइन करते थे, उनका डिसीजन नहीं एक्सेप्ट वैसा ट्राई करते थे। और ये सब करने से फेडरलिज्म के कंसेप्ट में पूरा उसका मेन मकसद ही खराब हो जाएगा। लेकिन ये सारी सिचुएशन 1990 में चेंज हो गई। कब? 1990 में। ये पीरियड में बहुत ज्यादा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आई और कोलोनियल गवर्नमेंट का कंसेप्ट चला, मतलब गठबंधन जिसको अपन बोलते हैं, कि अलायंस बनाना, कि एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर लग रहा है कि इंडिविजुअली मुझे वोट नहीं मिलेंगे, तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल जाएगी और एक अलायंस बन के फिर इलेक्शंस लड़ेगी, जिसको अपन बोलते हैं कोलिनिएशन गवर्नमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कोलिनिएशन गवर्नमेंट फॉर्म बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टी। जब कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ जाती है तो कोलिनिएशन गवर्नमेंट बनता है। यूजुअली पार्टनर्स इन कोलिनिएशन फॉर्म अ पॉलिटिकल अलायंस ऑन द कॉमन प्रोग्राम होता है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन में आ जाती है, अलायंस में आके साथ में इलेक्शंस लड़ती है फॉर अ कॉमन पर्पस, राइट? Okay, since no single party got the clear majority in Lok Sabha, the major national party had to enter into alliance with the many party, including several regional party, to form the government and central। मतलब किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो वो लोग कोलिनेशन बना के, अलायंस बना के इलेक्शंस लड़ते हैं। इससे पूरा एक न्यू एरा चालू हुआ। Okay, this trend was supported by major judgment of Supreme Court, made it difficult for central government to dismiss a state government. Thus, federal power sharing is more effective today than it was earlier। Okay, ठीक है, तो ये था अपना 3 पॉइंट जिसके थ्रू मतलब अपन ने क्या बोला, अपन क्या पढ़ रहे कि कोई भी कंट्री में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है। तो अपन ने ये पढ़ा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बना दिए मतलब फेडरलिज्म प्रैक्टिस होगा, नहीं, वो डिपेंड करता है उस कंट्री का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैसा है। फिर अपन ने इंडिया की बात बोली, इंडिया में फेडरलिज्म अच्छा चल रहा नहीं बिकॉज सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, बिकॉज इंडिया का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है। ठीक है, अब क्या ऐसा तो कौन से पॉइंट्स है जिससे इंडिया फेडरलिज्म अच्छे से अडॉप्ट कर पा रहा है? तो ये 3 पॉइंट, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट लिंग्वेशन। लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब हर स्टेट मतलब जो भी लैंग्वेज भी इस पे स्टेट्स को डिवाइड करो। लैंग्वेज पॉलिसी, हर लैंग्वेज को कंसिडरेशन और कोई लैंग्वेज को गिराओ मत। एंड सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन, स्टेट इज नॉट अ सबऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, इट इज एट पार विद द सेंटर। क्लियर? अब आ जाओ पेज नंबर 22 पे, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया में क्या है वो पढ़ते हैं। देखो, हाउ मेनी लैंग्वेज डू वी हैव इन इंडिया? इंडिया में कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज आप बोल रहे हो कि नहीं, 22 तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, और भी बहुत है। The answer depends on how one counts it. Latest information है 2001 सेंसस की जो बोलता है कि इंडिया में 1500 से भी ज्यादा लैंग्वेज है। एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है 2001 की जो बोलता है कि इंडिया में इमेजिन 1500 से भी ज्यादा लैंग्वेज एक इंडिया में अकेले कंट्री में, which people mention as their mother tongue. These languages were grouped together under some major language। अब इतनी सारी लैंग्वेजेस थी तो क्या करा, थोड़ी लैंग्वेज को मिलके एक ग्रुप बना दिया। जैसे देखो, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भिल्ली, इन सबको मिला के हिंदी में डाल दिया। ठीक है, ये करने के बाद भी 114 मेजर लैंग्वेज पड़ी, मतलब
पहले तो 1500 लैंग्वेज फिर उनका ग्रुपिंग किया कि इनको ये हेड तो इनको नहीं, तो भी 114 लैंग्वेजेस स्टिल थी, ठीक है, जिसमें से 22 लैंग्वेजेस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, मतलब वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है, और वो लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज, और बाकी की लैंग्वेज कैसी है, नॉन शेड्यूल। तो ये ध्यान रखना कि जो सेंसस हुआ था उसमें 1500 से भी ज्यादा लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की, फिर उसको ग्रुपिंग करने लगे तो भी 114 थे ना, हाँ। अब कितनी लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज है, 22। शेड्यूल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल में मेंशन की गई है, और बाकी की नॉन शेड्यूल लैंग्वेज। लोग कहते हैं एनक्लोज टेबल, बाजू में एक टेबल को देखते जाना, मेक्स इट क्लियर दैट नो वन लैंग्वेज इज अ मदर टंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। आप देख रहे हो कोई भी, देखो 60% देख रहे हैं, नहीं कोई भी, एक भी पूरी इंडिया में ऐसी लैंग्वेज नहीं जो बहुत लोग बोलते हैं। देखो हिंदी सिर्फ 41%, 40 या 41% लोग हिंदी बोलते हैं, बाकी के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। देखो जैसे आसामी 1.28% बोलते हैं, बंगाली 8.11%, गुजराती 4.48%, पंजाबी 2.83%, संस्कृत, ठीक है, उर्दू 5.01%, मतलब इतना परसेंटेज, इतनी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है, ठीक है। ये कौन सी लैंग्वेज है, शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, 22 लैंग्वेजेस जो शेड्यूल लैंग्वेज है, और किसका कितना परसेंटेज जो मेंशन किया है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ओके, सो अपन ने अभी क्या पढ़ा कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होगा, इंडिया की जो 3 फीचर, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये पढ़ा, और एक अपने कौन कौन सी शेड्यूल लैंग्वेज है उनके बारे में देखा। नेक्स्ट पॉइंट जो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, एंड हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सिर्फ एक ही पॉइंट बाकी, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये कंप्लीट करते से अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो वी वुड बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।